स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री से। ये पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 में हमने देखा था इसके बारे में, एवोगैड्रोस लॉज के बारे में हम लोगों ने देखा था, और इसके अलावा गॉस-लुसेक लॉ के बारे में हम लोगों ने देखा था, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। तो यहाँ पे हम उससे आगे डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। देखो था क्या कि शुरुआत में ना ये एटम्स, जैसा कि आपको पता है कि एटम्स जो है ना बहुत ज़्यादा कैसे हैं, स्मॉल हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल है कि इनको आप डायरेक्टली क्या कर सको, वेग कर सको, यानी कि आप पता कर सको कि कितना इनका वज़न है। तो इसीलिए इनडायरेक्ट मेथड फिज़िक्स के लगाए गए, और जिसकी वजह से एब्सोल्यूट मास हमको सारे जो है एटम्स का मिला, जिसमें कि एक हाइड्रोजन का मास मिला हम लोगों को कि 1.6735 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यानी 1 ग्राम का 1.6735 इंटू 10⁻⁻24 पार्ट 1 ग्राम का। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो वज़न आया वो आया 26.565 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखो मासेस जो है कि बहुत ज़्यादा, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। आप देख सकते हो पावर -24 में जा रही है। तो इसीलिए इसको कन्वीनियंट नहीं था यूज़ करना कि हम केजी यूज़ करें या ग्राम यूज़ करें, तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट बिल्कुल भी नहीं था। तो इसके लिए हम लोगों ने किया क्या, तो इसके लिए सबसे पहली बार किसको चूज़ किया गया, हाइड्रोजन को चूज़ किया गया। हाइड्रोजन कैसा था, हाइड्रोजन जो है जैसा कि देख सकते हो आप कि सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होने की वजह से हाइड्रोजन के मास को एक स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया गया, और इस हाइड्रोजन के फिर मास से हर किसी मास को क्या किया जाने लगा, कंपेयर किया जाने लगा। और ये जो कंपैरिजन था ना, यही आपका रिलेटिव एटॉमिक मास है बाकी सब एलिमेंट का। वो जैसे कि आप कभी सब्जी वगैरह खरीदने जाओगे तो कोई एक क्या लिया रहता है, एक ईंटे का टुकड़ा लिया रहता है, और उसी से सब्जी तौलता है और बताता है कि ये 1 केजी का है। तो किसी एक चीज़ को क्या लेना पड़ता है आपको, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड सबसे पहले किसको लिया गया, हाइड्रोजन को। फिर बात आई 1961 की, तो 1961 में फाइनली किसको लिया गया, तो फाइनली एलिमेंट्स में से C12 को लिया गया, कार्बन 12। आपको मालूम है C14 भी होता है, कार्बन डेटिंग में यूज़ किया जाता है। तो किसको चूज़ किया गया, C12 को यूज़ किया गया, और फाइनली सिलेक्ट किया गया क्योंकि C12 के एडेप्टेशन से बहुत ही लीस्ट अफेक्ट हो रहा था बाकी सबका मास, है ना। जो वैल्यूज़ थे एटॉमिक मास के अलग अलग एलिमेंट के पुराने स्टैंडर्ड के, तो वो C12 एटम से बहुत ही लीस्ट अफेक्ट हो रहे थे, इसीलिए इसको यूज़ किया गया। तो यहाँ पे डेफिनेशन तो ऑलरेडी लिखी हुई है। तो यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन में 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। अब ये जो मास था ना 1/12 ऑफ C12 का, इस मास को कितना लिया गया, 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसी को हम प्रेजेंट करते हैं U से, या फिर कहीं कहीं पे हमने लिख रखा है इसको एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि कार्बन 12 एटम के 12 पार्ट करो तो जो एक पार्ट होगा वही हमारा 1 एटॉमिक मास यूनिट है, 1 केजी है, 1 ग्राम है, चाहे जो भी आप जिस तरीके से उसको स्टैंडर्ड ले लो। फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस, ये ऑब्जर्व किया गया है कि ज़्यादातर जो मासेस है ना, एटॉमिक मासेस, वो होल नंबर में नहीं है। होल नंबर का मतलब जैसे 3, 8, 10, 12 ऐसे नहीं है। और रीज़न इसके पीछे क्या है कि ज़्यादातर जो नेचुरल एलिमेंट आते हैं ना, वो मिक्सचर है कांस्टेंट कॉम्पोजिशन के, जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा उनके आइसोटोप्स होते हैं। और रिलेटिव एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का एवरेज लिया जाता है उनके आइसोटोप्स के मास से। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे क्लोरीन है। तो क्लोरीन 2 टाइप के 2 आइसोटोप हैं, एक तो 35 वेट वाला है, एक 37 वेट वाला है। तो यहाँ पे 2 टाइप का जो है बिल्कुल नेचुरली ऑकर कर रहा है, और ये रेशियो क्या रहता है इनका, 3:1 के रेशियो में ये ऑकर करते हैं। तो इसका वेट क्या लेना पड़ेगा, कैसे लेना पड़ेगा, एवरेज वेट लेंगे, यानी 35 मास वाला
3 रेशियो में और 37 मास वाला 1 रेशियो में मिलता है आपको। तो टोटल कितने लिए हम लोगों ने? 4 लिए। 35 3 जा 105 होगा और ये 37 होगा अपॉन में 4, यानी कि ये कितना आ जाएगा 142 अपॉन में 4, और ये कितना आ रहा है 35.5। तो देखो इसीलिए ये आइसोटोप्स के फॉर्म, आइसोटोप्स मिलते हैं, अलग अलग नेचुरली ऑकर करते हैं, इसलिए हम उनका एवरेज निकालते हैं और एवरेज निकाल के हम लोग उनका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास इसीलिए हमको मिलता है क्योंकि ये एग्जैक्ट होल नंबर नहीं मिल पाता, यही वजह है इसके पीछे। ठीक है, क्लोरीन का हम लोगों ने अभी देख लिया। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अभी आपने पढ़ा एटॉमिक मास, बस उसी एटॉमिक की जगह पे क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूलर लिखा हुआ है। शॉर्ट फॉर्म में इसको समझेंगे, जैसे मॉलिक्यूल है H2SO4 का, तो H2SO4 का ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर हम लोग इसका वेट देखते हैं, यानी इसका वेट देखो कितना आएगा। हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1, सल्फर 1 है तो 32, प्लस ऑक्सीजन 4 है तो 16 × 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा, प्लस 32 प्लस 64, 2 2 4 4 8 और 6 3 9, 98 एटॉमिक मास यूनिट आ गया। यानी कि आप कह सकते हो कि एक मॉलिक्यूल H2SO4 का इज 98 टाइम्स हैवियर देन व्हाट? हैवियर देन 1/12 ऑफ C12 एटम। ये हो गया, यही हो गया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद देखो बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? तो देखो पहले एटम के लिए कंसीडर हो रहा है, उसी के बाद यही एटम की जगह के बाद मॉलिक्यूल के लिए कंसीडर कर लेंगे हम लोग। एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का जो कि एक्सप्रेस किया जाए ग्राम में, उसी को कह दिया जाता है ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 एटॉमिक मास यूनिट है, तो ग्राम एटॉमिक मास यूनिट भी उसका कितना हो जाएगा? 16 ग्राम हो जाएगा। क्वांटिटी एलिमेंट की जो वे करती है इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास, उसी को ग्राम एटम भी बोलते हैं ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे कि हमने लिखा 1 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम एटम हो गया, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। और वैसे ही 1 ग्राम एटम अगर हीलियम का लेंगे तो ये कितने के इक्वल हो जाना चाहिए? 4 ग्राम ऑफ हीलियम के इक्वल होना चाहिए। उसी तरीके से ग्राम एटॉमिक मास की तरह अब यहाँ पे आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में जैसे वो एटम के लिए था वैसे ही ये किसके लिए हो जाएगा? मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। कैसे? जैसे H2O ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया इसका? 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, यानी कि 18 एटॉमिक मास यूनिट हो गया। तो यही एटॉमिक मास यूनिट क्या कहला जाएगा? 18 ग्राम। तो ये क्या हो गया? इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने यहाँ अमोनिया ले लिया। अमोनिया का कितना होता है? 17 होता है, 17 एटॉमिक मास यूनिट। तो यानी कि इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कितना हो जाएगा? 17 ग्राम हो जाएगा। अब बात आती है मेन मोल कॉन्सेप्ट की। आपने देखा होगा कि 1 डजन का मतलब कितना होता है? 1 डजन का मतलब होता है भाई 12 ऑब्जेक्ट, यही होता है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि एक ग्रॉस का मतलब कितना होता है? तो एक ग्रॉस में आप बोलोगे 144 ऑब्जेक्ट होते हैं। उसी तरीके से सिमिलरली उसी तरीके से एक मोल क्या होता है? एक मोल में भी एक गिनती है, एक काउंटिंग है। तो 1 मोल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ हाउ मच? ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? ये पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये हो सकता है कि आयंस भी हों। तो एक मोल का मतलब समझ गए आप? प्योर सब्सटेंस का कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट, उतना ही इसके अंदर भी नंबर होगा केमिकल यूनिट का जितना 12 ग्राम के C12 एटम में होता है। यानी C12 कार्बन, तो कार्बन में जितना होगा उतना ही
बाकी सब में भी होगा। तो 1 मोल का मतलब यही हुआ, 1 मोल का मतलब 12 ग्राम। यहाँ पे अगर ऐसे लिखें तो 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू आपका 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, इस तरीके से एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर डिफाइन किया जाता है एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। वही बात जो वहां कह रहे थे वही चीज है। तो एवोगैड्रोस नंबर क्या है? वही है कि 12 ग्राम जो ग्राम एटॉमिक मास है C12 आइसोटोप का, उसमें जितने भी एटम्स हैं उसी को क्या कहा जाता है? एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता है। और वो एटम्स किसके इक्वल हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के इक्वल हैं। और इसको डिनोट किया जाता है किससे? Na से डिनोट किया जाता है। मोल ऑफ एटम्स की बात करें तो अभी देखो सिर्फ मोल पढ़ा था हमने, तो मोल ऑफ एटम का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल अगर एटम्स हैं तो उसके अंदर 1 मोल एटम्स में कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। और ये इक्वल होगा उसके ग्राम एटॉमिक मास के भी इक्वल होगा। यानी अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब कितना होगा? 16 ग्राम, यानी कि उसके अंदर एटम कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। वहीं बात करें मोल ऑफ मॉलिक्यूल की, तो जैसे यहाँ पे हम लोग एटम्स के बारे में देख रहे हैं तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे अब मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो 1 मोल कंटेन करेगा कितने मॉलिक्यूल? इतने मॉलिक्यूल। यानी 1 मोल अगर मॉलिक्यूल है तो 1 मोल में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। और ये किसके बराबर होगा? मॉलिक्यूल्स के लिए कह रहा है, यानी कि अगर मॉलिक्यूल में हम लोग ले लें, हाँ ठीक है सही लिया था, O2 ले लो, H2 ले लो, किसी को, तो O2 का मतलब कितना हो गया? 32 ग्राम, है ना। और H2 का मतलब कितना हो गया? 2 ग्राम। तो ये किसके बराबर होगा? ये आपका 6 इंटू 6.022 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। और ये भी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होने वाला है। आगे देखते हैं मोल और मोलर वॉल्यूम क्या होता है। तो मोल और मोलर वॉल्यूम में ये देखो कि ये नोटिस किया गया है कि 1 मोल ऑफ एनी गैसियस मॉलिक्यूल वो ऑक्यूपाई करेगा कितना? 22.4 डेकामीटर क्यूब लीटर में, या फिर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 22,400 मिलीलीटर एट STP। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इसी वॉल्यूम को क्या कहा जाएगा? मोलर वॉल्यूम कहा जाएगा। ठीक है, तो 1 मोल किसी भी गैस का स्टैंडर्ड STP पे 1 मोल अगर हाइड्रोजन लेंगे, 1 मोल हमने हाइड्रोजन ले लिया तो ये भी कितना कवर करेगा? 22.4 लीटर। 1 मोल हमने ऑक्सीजन ले लिया तो भी कितना कवर करेगा? 22.4 लीटर। एप्लीकेशंस देखते हैं एवोगैड्रो लॉ के। तो ये एक्सप्लेन करता है गै-लुसेक लॉ को। इसके अलावा ये डिटरमाइन करेगा एटॉमिसिटी गैस का। इसके अलावा ये डिटरमाइन करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गैस का, और डिटरमाइन करेगा रिलेशन किसके बीच में? मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच में। इसके अलावा ये रिलेशनशिप क्रिएट करेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मोलर वॉल्यूम के बीच में। तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। तो पहला है कि एवोगैड्रो लॉ कैसे एक्सप्लेन करता है गै-लुसेक लॉ को। तो आप देखो कि जिस तरह से अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ कि अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल घट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कहना चाहता है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये 200 ml का एक कंटेनर लिया, वहीं एक दूसरा कंटेनर भी मैंने 200 ml का ही लिया। इसमें मैंने हाइड्रोजन डाल दिया, इसमें मैंने ऑक्सीजन डाल दिया। अगर ये दोनों के दोनों 200 ml ही हैं और टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है,
तो इसमें उतना ही, अगर इसमें x मॉलिक्यूल हैं तो इसमें भी कितने मॉलिक्यूल होंगे, x मॉलिक्यूल ही होंगे। फिर आगे देखते हैं कि एवोगैड्रो लॉ कैसे प्रिडिक्ट करता है एटॉमिसिटी गैस का। तो देखो, जैसे कि एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट करने पे ये पाया गया कि आपका जो अमोनिया है वो ब्रेक करता है, यानी कि डिकम्पोज करता है जब, तो डिकम्पोज करने पे आपको देता है नाइट्रोजन प्लस आपको देता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो अमोनिया में भी क्या होता है कि देखो, 2 वॉल्यूम डिकम्पोज हो रहा है और डिकम्पोज होके 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का देता है और 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम देता है आपका हाइड्रोजन का। ठीक है, अच्छा, 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम और 3 वॉल्यूम। अब आपको पता है कि अगर हम इसमें यहाँ पे एवोगैड्रोस लॉ लगाएं तो 2 इंटू वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम मतलब n मॉलिक्यूल, यानी 2 वॉल्यूम मतलब 2 इंटू n मॉलिक्यूल। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 वॉल्यूम है तो n मॉलिक्यूल, और यहाँ पे अगर 3 वॉल्यूम है तो यानी कि 3 इंटू n मॉलिक्यूल। अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो एसटीपी पे क्या होगा कि अगर ये 2 वॉल्यूम है तो 2 इंटू n मॉलिक्यूल होगा, अगर ये 1 वॉल्यूम है तो n मॉलिक्यूल, और अगर यहाँ पे 3 वॉल्यूम है तो 3 इंटू n मॉलिक्यूल होने वाला है। इन तीनों को आप डिवाइड कर दो n से, यानी कि 2, सिर्फ मॉलिक्यूल लिख रहा हूं मैं, यहाँ 2 मॉलिक्यूल, यहाँ 1 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 3 मॉलिक्यूल मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ तक कर दिया आपने। अब आप एक बात बताओ, ये 1 मॉलिक्यूल किसका है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के 1 मॉलिक्यूल में एटम्स कितने होते हैं, तो 2 एटम्स होते हैं। वैसे ही आपको पता है हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन डाई एटॉमिक होता है, तो 2 3 जा 6 एटम्स मिलेंगे। तो यहाँ पे कितना है, ये तो आपका अमोनिया ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल रह जाएगा। अब देखो 2 2 2, यानी कि और सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 2 से सबको डिवाइड कर दो, यानी कि 1 मॉलिक्यूल अमोनिया, 1 एटम नाइट्रोजन और 3 एटम हाइड्रोजन कंटेन करता है। तो यहाँ पे देखो, आपने प्रिडिक्ट कर ली, एटॉमिसिटी को प्रिडिक्ट कर लिया। वहीं इसके जस्ट ठीक नीचे आओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गैस का कैसे पता करोगे। अभी तुरंत आपने पता किया कि 1 मोल में, 1 मोल अमोनिया में 1 एटम होता है नाइट्रोजन का, 3 एटम होते हैं हाइड्रोजन के। तो आप कैसे लिखोगे, 1 एटम नाइट्रोजन और 3 एटम हाइड्रोजन। तो लो देखो, आपको मिल गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अमोनिया का। तो देखो डिराइव हो गया आपको एवोगैड्रोस लॉ से आपने डिराइव कर लिया, एटॉमिसिटी ऑफ गैस भी निकाल लिया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपने निकाल लिया। रिलेशनशिप क्रिएट करता है किसके बीच में, रिलेटिव वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बीच में ये रिश्ता कायम करता है। इसको भी हम लोग देखते हैं। यहां पर हमने लिखा कि रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम V ऑफ गैस अंडर सिमिलर कंडीशन अपॉन में मास ऑफ वॉल्यूम किससे कंपेयर किया जाता है, हाइड्रोजन से, वॉल्यूम V ऑफ गैस अंडर सिमिलर कंडीशन, मतलब दोनों का कंडीशन सेम होगा। तो रिलेटिव वीडी में क्या करते हैं हम लोग, मास गैस का कंपेयर करते हैं किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे होगा आपका ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हम कंपेयर करते हैं। तो एवोगैड्रोस लॉज के हिसाब से आप देखो तो यहाँ पे रिलेटिव वीडी किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर में आपका जो वॉल्यूम वी लिया है तो यहाँ पे आपने लिया मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, क्या ले लो, ऊपर में मास ऑफ वॉल्यूम V जो लिया हुआ है उसकी जगह पे हम लिखेंगे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस अंडर सिमिलर कंडीशन। वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखो कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल हमने ऊपर लिखा गैस के लिए या फिर वेपर के लिए, हमने ऊपर लिख दिया। नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, क्या लिखेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है,
तो अब इसके नेक्स्ट में स्टेप में क्या लिखोगे, आप लिखो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन में, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं हाइड्रोजन के, 2 एटम होते हैं, तो मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या किया आपने यहां पे, बस यहां पे आपने हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल था उसकी जगह पे आपने 2 एटम्स लिख दिए। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो 2 बोथ साइड, मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड, यानी कि आपने मल्टीप्लाई किया रिलेटिव वीडी इंटू 2 इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन में मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली आएगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन में मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। और ये किसके इक्वल है, रिलेटिव वेपर डेंसिटी इंटू 2K। ये है क्या, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस और मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये एक्चुअली में रिलेटिव मास है ना, तो ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है ऑफ गैस, जिस गैस को आप लोगे, यानी कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर ऑफ गैस इज इक्वल टू रिलेटिव वेपर डेंसिटी इंटू 2। तो यहां से क्या मिला आपको कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 इंटू इट्स वेपर डेंसिटी। ये आपको फॉर्मूला मिल गया, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। आगे देखते हैं, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट एसटीपी। ये मोलर वॉल्यूम बताता है गैसेस का एसटीपी पे, और इंट्रोड्यूस करता है कॉन्सेप्ट किसका, एवोगैड्रोस नंबर का। अब देखो डायरेक्ट जब वजन तौला गया किसका, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का जब वजन तौला गया 1 लीटर का, तो 1 लीटर का वजन आया 0.089 ग्राम आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 डेकामीटर क्यूब यानी कि 1 लीटर अगर कोई गैस है जिसकी वेपर डेंसिटी है ना, हुज वेपर डेंसिटी एट एसटीपी इज डी, तो उसका वेट कितना होगा, डी इंटू 0.089 ग्राम होगा। किसके वो कंपेयर करेंगे, वो हाइड्रोजन से। ठीक है, तो वेट उसका कितना होगा, वेट होगा उसका 0.089 ग्राम इंटू डी, हाइड्रोजन से ही मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहां पे देखो कि ये जो डी इंटू 0.089 ग्राम है किसी भी गैस का, ऑफ एनी गैस, ये कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ये ऑक्यूपाई कर रहा 1 डेकामीटर क्यूब। तो 1 डेकामीटर क्यूब लिखोगे या फिर लिखोगे 1 लीटर, कोई भी गैस हो जिसकी वेपर डेंसिटी कितनी दी हुई हो, डी दी हुई हो, तो वो हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई किया आपने, यहां भी आपने निकाला ना फॉर्मूला, तो यहां आप हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन का वजन 0.089 ग्राम और उसकी वीडी कितनी है, डी है। तो इतना ग्राम किसी गैस का 1 डेकामीटर क्यूब लेगा, यानी 1 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। तो देयरफॉर अगर सिर्फ डी ग्राम रहेगा, कितना ग्राम, सिर्फ डी ग्राम रहेगा, तो डी ग्राम किसी भी गैस का कितना ऑक्यूपाई करेगा, 1 अपॉन में 0.089, और यही आपका आता है 11.2 डेकामीटर क्यूब आता है। लेकिन आप देखो, आपको मालूम है कि 2 इंटू वी करते हैं हम लोग, वो बराबर होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है ना, ये भी पढ़ा ना, 2 इंटू वी किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है गैस के, दोगुना करेंगे हम वेपर डेंसिटी को। तो इसका मतलब जो 11.2 डेकामीटर क्यूब आया है उसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, यानी 22.4 लीटर्स।
यानी कि कोई भी गैस एसटीपी पे कितना ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। और इस 22.4 लीटर में भी कितना होगा वजन, अरे वो पार्टिकल कितने होंगे, मॉलिक्यूल 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 होंगे। और यही 22.4 लीटर किसके इक्वल होगा, एक मोल के भी इक्वल होगा। ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, और उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे। और यही किसके इक्वल होगा, अगर आप देखोगे अगर सब्सटेंस गैस है तो गैसियस स्टेट में वो ऑक्यूपाई करेगा एसटीपी पे 22.4 लीटर्स। ठीक है, और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, तो वो आप यहाँ पे देख लेना उसमें। इसके अलावा देखो चैप्टर में आपके दिया हुआ है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ये निकालने के लिए। ठीक है, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप कैसे निकालोगे, तो किसी भी एलिमेंट का और अगर आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू, किसी कंपाउंड में से अगर निकालना है तो वो इक्वल होगा टोटल वेट ऑफ एलिमेंट इन 1 मॉलिक्यूल अपॉन में ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। जैसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे आप वाटर ले लो, तो वाटर में आपको पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है हाइड्रोजन का। तो वाटर का टोटल वेट कितना आएगा, 2 इंटू 1 हाइड्रोजन के लिए प्लस 16 ऑक्सीजन के लिए, यानी ये 18 आएगा। वहीं हाइड्रोजन का वेट कितना है इसके अंदर, तो सिर्फ 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है फॉर्मूले में, टोटल वेट ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का वेट कितना है 2 टोटल, और नीचे क्या लिखना है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, 2/18 इंटू 100 कर देंगे, 2 1 जा 2 9 जा, ये जितना भी आएगा 11 9 99, 1 होल अपॉन में 9%। तो ये क्या आ गया आपका हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ गया कंपाउंड में। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन कितना है बाई वेट, इसमें 16 है, तो यानी कि 16 ऊपर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18 है, इंटू 100 कर देंगे, यानी कि 2 8 जा 2 9 जा। ठीक है, 800 अपॉन में कितना आ जाएगा 9, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 8 अपॉन में 9%। ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन इस तरीके से निकाला जाएगा। इसके अलावा एम्पेरिकल फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग, होता क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है सब्सटेंस का, वो सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है। एक्चुअली में है क्या, ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। और ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या देता है, सिंपलेस्ट रेशियो देता है होल नंबर में एटम्स का अलग अलग एलिमेंट के जो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं। जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश करो आप कि जैसे यहाँ पे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है C6H12O6। ठीक है, तो ये सब देखो 6 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यानी कि C हो जाएगा, H2 और O हो जाएगा, यानी ये इसका क्या हो गया, ये सिंपलेस्ट आपका ये फॉर्मूला हो गया, किसका, ग्लूकोज का, बिल्कुल सिंपलेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया एक कंपाउंड का। इसी तरीके से हाइड्रोजन पेराऑक्साइड ले लो, तो हाइड्रोजन पेराऑक्साइड को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, HO। ये क्या हो गया, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए तो आपने शॉर्ट कर दिया,
लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट होता है आपका, फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन होता है। अब यहाँ पे देखो ये सवाल उठता है कि ये एन क्या है, तो एन होता क्या है? एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, ये होता है आपका। अभी इसको एक एग्जांपल से कर लेते हैं। एग्जांपल में जैसे हम यही लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में यहाँ देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो वेट आप देख रहे हो वो कितना रहा है? हाइड्रोजन का 2 और 16 2 जा 32 आ गया। ये किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, ये यानी कि ये वेट हो गया आपका 34। वेयर एज यहाँ पे अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट देखें तो हाइड्रोजन के लिए 1 और ऑक्सीजन के लिए 16, यानी ये कितना आ गया? 17। यानी n की वैल्यू कितनी हो गई? 34 मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, यानी 2 हो गई। तो ऐसे भी देखो HO है इंटू 2 कर दो तो क्या आ जाएगा? H2O2 आ जा रहा है। यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू n करने पे हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गिवन इन द न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल में आप कर सकते हो चीज़ों को। और एक लास्ट में जो है केमिकल इक्वेशन के बारे में दिया हुआ है। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में बहुत छोटा सा जो है कि वो इंफॉर्मेशन है। तो ये केमिकल इक्वेशन होता क्या है? केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस्ड अकाउंट होता है। क्या होता है? बैलेंस्ड अकाउंट ऑफ केमिकल ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब यहां पे सिर्फ ये ना कि सिर्फ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है बल्कि साथ ही साथ एक आपको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी देता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी आपको, क्वालिटेटिव के साथ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी यहां पे आपको मिलता है। हमको यहां पे एक केमिकल इक्वेशन में पता चलता है कि मोल्स या और मासेस कितने हैं वेरियस रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। इसके अलावा वॉल्यूम पता चलता है गैसियस रिएक्टेंट का और साथ ही साथ प्रोडक्ट का भी। जैसे कि एग्जाम्पल अभी हम लेंगे, एक एग्जाम्पल में जैसे हम यहाँ लेने वाले हैं, यहाँ पे हमने लिया है पोटेशियम क्लोरेट लेते हैं। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट लिया जो कि सॉलिड फॉर्म में है और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको क्या किया जा रहा है? हीट किया जा रहा है। और हीट करने पे हमको मिल क्या रहा है? हमको पोटेशियम क्लोराइड मिल रहा है और साथ ही साथ हमको ऑक्सीजन भी मिल रहा है। ये भी सॉलिड है। तो अब यहाँ पे देखो हमको इस इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो पहली बात तो हमको मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन मिल रहा है सब्सटेंस का। क्या मिल रहा है? मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम क्लोरेट का जब हीट अप होता है तो हमको 2 मॉलिक्यूल मिल रहा है पोटेशियम क्लोराइड का और 3 मॉलिक्यूल मिल रहा है हमको ऑक्सीजन का। फिर उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास भी मिल रहा है, यानी इसका 2 × 122.5 ये मास हो गया, इसका 2 × 74.5 ये हो गया और ये 16 दूना 32 है ना, तो 3 × 32 ये इसका हमको मास मिल गया। ये 245 आया ग्राम, ये आपका कितना आएगा? 149 ग्राम आया। और वैसे ही 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, ये 96 ग्राम ये आया। तो हमको 2 चीज़ें मिली, एक तो मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन मिल गया, किस प्रोपोर्शन में हो रहा है? 2:2:3 के रेशियो में। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे रिलेटिव मासेस मिल गए सब्सटेंस के। फिर इसके बाद आपको वॉल्यूम भी मिल जाएगा गैसियस सब्सटेंस का। गैसियस सब्सटेंस में यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन है जो कि 3 मॉलिक्यूल है। तो आप क्या करोगे? 3 × 22.4 लीटर करोगे तो एक्चुअली में ये कितना आ जाएगा? 67.2 लीटर एट STP। STP पे ये कितना ऑक्युपाई करेगा? 67.2 लीटर।
तो जब भी हम कोई इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम कैसे प्रोसीड करते हैं, सबसे पहले बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। ठीक है, क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद हम लोग मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे हर एक सब्सटेंस का, और सेम यूनिट ऑफ वेट होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए, पूरे में यूज़ करना है। और फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको हमको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर में बस आपको ज़्यादातर जो है न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी डाउट्स होंगे आपके वो क्वेश्चन आंसर करने में पूरे हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।